हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपना एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात हम कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात की, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की थी। हमने वहां पे बताया था कि एटॉमिक रेडियस 4 टाइप की है: कोवालेंट रेडियस, वेंडरवॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। आज हम एटॉमिक रेडियस का थोड़ा सा जो कंसेप्ट रह गया था वो यहाँ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, जहां हमने खत्म किया था, हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। किन की बात कर रहे थे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात चल रही थी पिछली क्लास में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन हमने पढ़ा था। डी ब्लॉक के अंदर हमने पहले 3D सीरीज का हमने एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन पढ़ा, फिर 4D सीरीज का हमने वेरिएशन पढ़ा। अब हम बात करते हैं ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम क्या वेरिएशन होगी, क्या होगी भाई। चलो बात कर लेते हैं। स्कैंडियम था या यत्रियम था। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं ये हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स टॉप टू बॉटम हमने लिख लिए। कुछ एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, इनमें वेरिएशन की बात कर लेते क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का कितना 22 और वेनेडियम का 23, ये 57, ये 72, ये कितना 73। क्लियर है बात। अभी यहां 57 से 72 सबको पता है, यहां पे क्या है, लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं यहां पे? लेंथेनॉइड्स। क्या आ जाते हैं? लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, लेंथेनॉइड्स मतलब कहां से? एटॉमिक नंबर 58 टू 71 क्या होते हैं? लेंथेनॉइड्स होते हैं। आगे बात करेंगे जब हम एफ ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे लेंथेनॉइड्स के बारे में। एक्टेनॉइड्स इससे नीचे वाले होते हैं 5f वाले, ये 4f वाले होते हैं। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल के अंदर जाता है। ठीक है, तो अभी हमने लिखा स्कैंडियम, यत्रियम, क्या बोलते इसको, लेंथेनियम। क्या बोलते हैं? लेंथेनियम। इन तीनों में सबसे बड़ा साइज या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी? हमें पता, डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो भाई स्कैंडियम से बड़ा यत्रियम और फिर लेंथेनियम। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? लेंथेनियम का होगा। यहां पे किसका होगा? इसका और इसका। ठीक है, हम यही सोचते हैं कि टाइटेनियम का सबसे छोटा साइज, फिर जर्केनियम, फिर होफनियम का, लेकिन ये बात गलत है। इन दोनों का जो साइज होता है अप्रोक्स इक्वल होता है। यहां भी यही चीज होती है, इन दोनों का साइज क्या होता है? अप्रोक्स इक्वल होता है। आप कहेंगे सर ये तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ना चाहिए, तो आपने इनको बराबर क्यों लिख दिया, अप्रोक्स बराबर इनका साइज क्यों लिखा? तो इसके पीछे एक रीजन है। अब देखना यहाँ पे लेंथेनियम 57 एटॉमिक नंबर है, उसके बाद किसका नंबर आया? सीधा होफनियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 72 है। तो यहां से कुछ मिसिंग है ना बीच में से। क्या मिसिंग है? लेंथेनॉइड्स मिसिंग है। अब लेंथेनॉइड्स मिसिंग है तो इसका इस पे क्या इफेक्ट पड़ा? चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहां पे हम आते हैं, पहले हम बताते हैं लेंथेनॉइड्स की वजह से यहां पे ये वाला साइज, इसका ओफनियम का साइज इसके बराबर क्यों आया। ये तो बात समझ में आ गई सर, लेंथेनॉइड्स हैं इसके बीच में, लेकिन इसका साइज पे क्या इफेक्ट पड़ा? क्यों साइज बढ़ा नहीं ओफनियम का या फिर इसका? दोनों का साइज क्यों नहीं बढ़ा? तो एक चीज आपको पता होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर बोल सकते हैं सील्डिंग इफेक्ट, या फिर क्या बोलते हैं इसको? सील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट? अगर वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये सारा कंसेप्ट, सारा फंडा समझ में आ जाएगा आपको। स्क्रीनिंग इफेक्ट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखो भाई, बात करते हैं क्या होता है। न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगी? सेल होंगी, आपको पता है। ठीक है, ये भाई मान लो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे।
अब ये न्यूक्लियस पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या होगा, ध्यान देना बात पे, यहाँ बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेल और बना लो बेशक, ठीक है। यहाँ पे कितने 8 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान देना, अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उनको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है अंदर वाली सेल में, ये क्या करेंगे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करेंगे। बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, उसको ढक लेंगे। तो इसका इफेक्ट, न्यूक्लियस का इफेक्ट उस पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। किस वजह से, अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इसलिए इस इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला जाता है। इसके कारण क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाएगा कम। बोलो ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अब स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट का मतलब यह हो गया कि जो अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बात सर। तो भाई आपको पता है जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी ऑर्बिटल्स होती है, यहां पे आ जाइए, एस पी डी एंड एफ। कौन कौन सी ऑर्बिटल्स होती है, एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होती है। अब एस ऑर्बिटल बेटे बहुत पास होती है न्यूक्लियस के, और एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्पेरिकल शेप होती है। कैसी शेप होती है, स्पेरिकल शेप होती है एस ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल बेटे डंबल शेप में होती है। डी ऑर्बिटल बेटे ऐसे डंबल शेप में फोल्डेड होते हैं, और एफ ऑर्बिटल 8 फोल्डेड होती है बेटे, वो खुली फैली हुई होती है। अब ध्यान देना बेटे, सबको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। एस ऑर्बिटल जो है वो स्पेरिकल है, वो अच्छे से शील्ड कर पाएगी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। अच्छे से कौन शील्ड कर पाएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से शील्ड कौन कर पाएगा, एस, क्योंकि एस बेटे पूरा स्पेस घेरे हुए है। बोलो बात आई समझ में। जबकि एफ ऑर्बिटल जो है बेटे पूरी फैली हुई है। फैली हुई तो बेटे देखो ये गैप हो गया बीच में, तो शील्ड नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो इसको बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। क्लियर है सबको। तो बेटे सबसे स्ट्रॉन्ग जो शील्डिंग होती है वो होती है एस की, फिर पी की, फिर डी की, और सबसे खराब जो शील्डिंग होती है एफ ऑर्बिटल की होती है। तो ये जो लेंथेनोइड्स हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में आता है। किन में आता है, 4f ऑर्बिटल में आता है। बोलो अब 4f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है क्या है बेटे, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है। अब पुअर शील्डिंग होगी तो क्या होगा, ध्यान देना बेटे बात पे। पुअर शील्डिंग का मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा न्यूक्लियस से। कौन, जो एफ ब्लॉक, सॉरी एफ ऑर्बिटल जो है, क्योंकि फैली हुई है। ठीक है। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है, क्योंकि शील्डिंग अच्छे से नहीं हो रही। अब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस उसको अंदर की तरफ खींचेगा, उसको अंदर खींच लेगा तो क्या होगा बेटे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, साइज कम होगा। अरे बोलो बात समझ में आई सबको, बिल्कुल आई। तो कॉन्ट्रैक्शन तो वैसे भी होता है लेफ्ट टू राइट, जब हम जाते हैं क्या होता है, साइज तो डिक्रीज होता है, लेकिन साइज यहां भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे बहुत बहुत ज्यादा साइज डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट नॉर्मली साइज डिक्रीज ही होता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा क्यों ही, क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट है किसका, एफ का। तो बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएगी, और कॉन्ट्रैक्शन आने के कारण, उसके इफेक्ट के कारण बेटे इसका साइज नहीं बढ़ पाता, और ये साइज अप्रोक्स जर्केनियम के इक्वल रह जाता है, और इसमें इसका साइज इसके इक्वल रह जाता है। बोलो बात समझ में आई सबको या नहीं समझ में आई। तो बेटे ऑर्डर क्या होगा, साइज का एक्चुअल ऑर्डर क्या है, स्कैंडियम, इसकी बात कर लेते हैं। स्कैंडियम का सबसे बड़ा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ पे लिखा, इसको नोट कर लो आप। साइज का ऑर्डर सबसे बड़ा, सॉरी सबसे छोटा साइज, बड़ा साइज, बड़ा साइज बढ़ रहा है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्शन इन दोनों में। बोलो बात आई समझ में सबको, क्लियर है सबको। चले आगे, चलो भाई मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो अब आप बताइए मेरे को, फर्स्ट पीरियड की बताइए, फर्स्ट पीरियड में बताइए आप क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम है फर्स्ट पीरियड में, तो बेटा एटॉमिक रेडियस किसकी ज्यादा होगी, बोलो
बहुत लोग गलत आंसर देंगे इसका, मेरे को पता है क्यों गलत देंगे, अभी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट क्या है। हम फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं बेटे, कौन से फर्स्ट पीरियड की। हाइड्रोजन है और उधर क्या है, हीलियम है बेटे। सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है बेटे, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है सर, तो हीलियम का साइज छोटा होगा बेटे। ये मोह माया है, ये क्या है, मोह माया है, यहां पे एक्सेप्शन है। सच्चाई क्या है, जानते हैं सच्चाई को। हीलियम बेटे ध्यान देना बात पे, हीलियम के जब हम बात करते हैं, नोबल गैस की बात करते हैं, तो हम कौन सी रेडियस की बात करते हैं, वेंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं, बोलो वेंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं। लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहां पे कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं, कोवेलेंट रेडियस की हम बात करते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, कोवेलेंट रेडियस का साइज, कोवेलेंट रेडियस बड़ी होती है, वेंडरवॉल रेडियस बड़ी होती है, वेंडरवॉल रेडियस बड़ी होती है। पिछली क्लास जिसको बेटे समझ नहीं आ रहा, पिछला लेक्चर जरूर अटेंड करें, एटॉमिक रेडियस के बारे में बिल्कुल खुल के एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। तो बेटे वेंडरवॉल रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है, तो हीलियम का साइज क्या होगा बेटे, हाइड्रोजन से बड़ा होगा, ये सच्चाई है। और बेटे अगर आप बोलते हैं ये साइज इसका क्या है, इसका साइज बड़ा है, उधर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। नॉर्मल रूल तो यही कहता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम होगा, लेकिन बेटे ये मोह माया है, ये मोह माया है, मोह माया में मत आना। तो क्या करना है, सच्चाई क्या है उसको जानेंगे, और सच्चाई इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। ये क्या है, एक्सेप्शन। क्लियर है बात। और बेटे एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। कंप्लीट हो गया बेटे अपना ये कोवेलेंट रेडियाई, सॉरी ये ट्रेंड जो था एटॉमिक रेडियाई का, ये कंप्लीट हो गया अपना। अब हम बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की। अगला जो टाइप था एटॉमिक रेडियस का वो क्या था, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस की बात कर लेते हैं बेटे। मेटेलिक रेडियस बहुत सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट है बेटे, समझ लेना बस। बेटे ये कोई मेटल का लैटिस है, लैटिस में बेटे एटम कैसे होते हैं, एटम ऐसे होते हैं, इस तरीके से बंधे होते हैं बहुत सारे एटम्स। बोलो बात समझ में आई, हाँ। तो बेटे ये क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा इनके, और बेटे इसका हाफ जो होगा, इसका हाफ जो होगा, ये बेटे ए एटम है, मान लो ए एटम, सेम एटम, होमो एटॉमिक, ये लैटिस है मेटल का है, क्योंकि मेटल एक ही होगा। मान लो आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन, आयरन का एटम है। तो बेटे ये क्या है, DAA, ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और बेटे मेटेलिक रेडियस जो होगी वो क्या होगी, इसकी हाफ होगी, क्या होगी, इसकी हाफ होगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत। चलो बेटे अब आयनिक रेडियस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आयनिक रेडियस की। ये इंपॉर्टेंट है बेटे, इस पे क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई मेंस में, एडवांस में और नीट में बेटे बहुत बार क्वेश्चन आया है इस पे, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं बेटे, आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं। आयनिक रेडियस क्या होता है बेटे, ध्यान देना, मेटल है, ठीक है बेटे, इलेक्ट्रॉन लूज किया इसने, क्या बन गया, कैटायन बन गया, क्या बन गया बेटे, कैटायन बन गया, ठीक है। अब ध्यान देना बेटे, छोटा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है इस एटम से, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होगा, अब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बोलो कम हुए या नहीं हुए। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियस जो है उसका बाहर वाली सेल पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि बेटे अब कम लोगों को वो खींच रहा है, पहले ज्यादा थे, ज्यादा लोगों को, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जब वो खींचता था तो कम फोर्स लगा पाता था। अब क्या हुआ बेटे, अब एक बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया आउटर मोस्ट सेल में, अब कम हो गए, कम लोगों पे जब वो फोर्स लगाएगा तो ज्यादा फोर्स लगा पाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। बोलो बात समझ में आई। तो बेटे कैटायन का साइज जो होगा, कैटायन का साइज जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा न्यूट्रल एटम से, किससे, न्यूट्रल एटम से, क्लियर है। अब चलो अब बात करते हैं, अब बेटे हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बेटे, एक्स माइनस बन गया, क्या बन गया, एक्स माइनस, ये क्या हो गया बेटे, एनायन, ये क्या बन गया, एनायन। अब बेटे एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ऐड हो गया, अब ज्यादा लोग आ गए, ज्यादा लोग आ गए तो बेटे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, अब हाँ कम हो जाएगा ना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा, ध्यान देना बात पे, तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा, फैलेगा वो, बोलो, क्योंकि पहले तो
जो न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा था, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक और ऐड हो गया, लोग ज्यादा हो गए, ज्यादा लोगों पे बेटे वो बेचारा फोर्स नहीं लगा पाएगा इतना, तो क्या होगा बेटे, फैलेगा तो मतलब एनायन का साइज क्या होगा बेटे, एनायन का साइज क्या होगा, यही लिख देते हैं, एनायन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, न्यूट्रल एटम से, और कैटायन का सबसे छोटा होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चलो बेटे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे इस पे। यहां पे बेटे मैंने बोला बेटे साइज सबसे बड़ा किसका होगा? हाँ, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। बोलो, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। सबसे बड़ा साइज एल्यूमिनियम प्लस का होगा। बोलो क्लियर है? चलो और बताइए। इसमें बताइए बेटे किसका होगा बेटे? जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, उतना बड़ा साइज। तो किसका होगा बेटे सबसे छोटा साइज? एन माइनस का। क्लियर है? कैटायन जितना बड़ा होगा उतना छोटा साइज, एनायन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा साइज। बोलो क्लियर है बात? चलो भाई इसमें बताइए सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटे? जितना मतलब एनायन का सबसे बड़ा साइज होता है, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव आयन। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चलो क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने लिखा बेटे N-3 O-2 और यहाँ पे F माइनस और यहाँ पे Na+Mg+2 ये लिख दिया बेटे मैंने। तो बेटे किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा, ये कैसे पता करें? सर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना क्या होगा, बड़ा साइज होगा। तो बेटे किसका साइज बड़ा होगा? बोलो सबसे छोटा साइज मैग्नीशियम। और ये जो बेटे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं बेटे? जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन में 7 तो 3 और ले लिए बेटे 10 हो गए। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, 2 और ले लिए 10 हो गए। फ्लोरीन में कितने? 9, 1 और ले लिया बेटे 10 हो गए। सोडियम में 10, 1 दे दिया, सॉरी सोडियम में 11, 1 दे दिया, कितने? 10 रह गए। मैग्नीशियम में 12, 2 दे दिए, कितने रह गए? 2 रह गए। तो बेटे सबसे बड़ा साइज किसका? इसका। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? चलो बेटे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया बेटे आपका एटॉमिक रेडियस। चारों रेडियस की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं बेटे आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी बात करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेटे क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी? एक मिनट रुकिए बस। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? चलो बेटे बेटे ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है बेटे उसका। बाहर बेटे इलेक्ट्रॉन से सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब बेटे आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कौन सा फोर्स होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बेटे ये न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाए बेटे? अट्रैक्शन फोर्स लगाए हुए हैं। इन दोनों के बीच में क्या बेटे? अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, अब बेटे आपको क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो बेटे आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, ये बेटे न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस नाम का एक लड़का है बेटे, ठीक है, ये इसके पास पैसे हैं कुछ, इसके पास क्या है? पैसे। पैसे को पकड़े हुए हैं। पैसे को कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता बेटे। पैसों से सबको प्यार है, मुझको भी प्यार है, न्यूक्लियस को भी प्यार होता है बेटे, पैसों से अट्रैक्ट किए हुए हैं। अब बेटे इसको छुड़वाना है, ये पैसे यहां से निकालने हैं, तो क्या देना पड़ेगा बेटे? इसको थप्पड़ देना पड़ेगा। किसको? न्यूक्लियस को थप्पड़ देंगे। थप्पड़ का मतलब एनर्जी देंगे। क्या देंगे बेटे? एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो क्या देना पड़ेगा बेटे? एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? आयनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी होगी बेटे, जो एनर्जी हम देंगे उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ठीक है, मान लो बेटे ये था, ठीक है, ये एक एटम है, न्यूट्रल एटम है। आपने बेटा एनर्जी दी, एनर्जी दी, अभी बताया ना मैंने, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दी बेटे, डेल्टा एच से लिख देते हैं, एनर्जी आपने दी। ठीक है, तो बेटे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात? बेटे जो एनर्जी आपने दी है, देखो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा, जब आप एनर्जी देते हैं
तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक। और जब एनर्जी निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो बेटे एनर्जी दी है तो डेल्टा एच क्या होगा बेटे? यहां पे पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक है। क्या कौन सा प्रोसेस है बेटे? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है सबको? कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी आपने दी तो ही ये इलेक्ट्रॉन निकला। एनर्जी दी तो कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है बेटे सबको बात? कोई दिक्कत यहां तक? चलो बेटे आगे बात करते हैं हम। ध्यान देना आप बात पे। यूनिट क्या होगी बेटे इसकी? यूनिट एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जब पूछा जाता है बेटा क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी आपने दी है। अब बात करते बेटे यूनिट क्या होगी इसकी। यूनिट बेटे या तो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। क्लियर है? ये दो यूनिट होंगी। और बेटे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये चीज याद रखना, एनर्जी कन्वर्जन आ जाता है कई बार न्यूमेरिकल्स में। ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर सीधा आपको किलो जूल पर मोल में चेंज करना है तो बेटे उसको लिखेंगे 96 किलो जूल पर मोल। क्लियर है बेटे बात? कोई दिक्कत? तो बेटे चिपका लो जल्दी से, इसको चिपका लो, जल्दी नोट कर लो बेटे इसको। हो गया बेटे? चलो बेटे किसी को जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर मेरे को ये डाउट है। जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है। चलो बेटे ये बात होगी अपनी। अब बेटे अगली जो टर्म आती है वो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सी बेटे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बेटे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है बेटे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटे, मान लो ये भाई न्यूट्रल एटम था, आपने एनर्जी दी इसको, मतलब पहली आयनाइजेशन एनर्जी, तो ये बेटे ये कन्वर्ट हो गया M प्लस में, पॉजिटिव आयन में, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब बेटे दोबारा फिर इसको एनर्जी दे रहे हो आप, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया बेटे, तो चार्ज आ गया M+2, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। बेटे फिर दोबारा फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं M+2 को, इसको एनर्जी दे के एक इलेक्ट्रॉन और आपने निकाला, तो बेटे M+3 बन गया। अब बेटे ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। ठीक है, तो कितनी एनर्जी बेटे? 3 बार निकाला, 3 आयनाइजेशन एनर्जी आपने दी। तो ध्यान देना बेटे, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यही क्वेश्चन होता है बेटे। आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2 और 3 सबसे ज्यादा कौन सी होगी बेटे इनमें? अब बेटे ये न्यूट्रल एटम था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आयनाइजेशन एनर्जी 1 देके। अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है बेटे, उस पे क्या हो चुका है? एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ चुका है बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? कम हो गई। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया उसके कंपैरेटिवली। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा साइज में, साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो बेटे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, उसको चुंगल से छुड़ाने के लिए देनी पड़ेगी, तो बेटे ये वाली ज्यादा हो जाएगी। अब तीसरे केस की बात करते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए बेटे, अब साइज और छोटा हो गया उसका, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया आउटर मोस्ट शेल पे, तो क्या होगा बेटे? अब और ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? और ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आई? तो ऑर्डर बेटे हमेशा यही रहेगा। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ऑर्डर बेटे हमेशा यही रहेगा, हमेशा ये वाली सबसे ज्यादा होगी, फिर कम, पहले वाली सबसे कम होगी बेटे, हमेशा। मैंने बोला हमेशा यही रहेगा बेटे ऑर्डर, याद रखना। आगे मैं क्वेश्चन दूंगा और आप कर नहीं पाएंगे, इसको याद रखना, जो इसको ध्यान रखेगा वही कर पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव की बात होगी बेटे। ठीक है, बेटे अगला जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। बेटे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटे एटॉमिक साइज। क्या बेटे? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेटे? देखते हैं। एटॉमिक साइज बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटे।
एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पे उतना कम होगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे जितना कम होगा उतनी कम एनर्जी देके आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। बोलो बेटे, तो साइज जितना बड़ा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी। बोलो, तो बेटे एटॉमिक साइज पे कैसे वेरी करती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज के। किसके बेटे, एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। एटॉमिक साइज बेटे बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। बोलो बात समझ में आई बेटे या नहीं आई, क्लियर है। अब दूसरा फैक्टर बेटे, दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। क्या बेटे, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की बात कर लेते बेटे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जेड से। अब बेटे न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा, ध्यान देना बात पे, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब बोल देता हूं, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या बेटे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बेटे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस पे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा वो। तो क्या होगा बेटे, साइज कंट्रैक्शन होगा, मतलब साइज कम होगा। तो बेटे साइज कम होगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल आई। तो बेटे नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियर चार्ज है, तो कैसे बोलेंगे, अगर जेड बढ़ेगा, जेड बेटे मैं बोल देता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड के। किसके बेटे, जेड के। बोलो, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बेटे, जेड बढ़ रहा है, तो बेटे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जेड बढ़ने से बेटे साइज कम हो जाता है, और साइज कम हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है बेटे। चलो बेटे, दो फैक्टर की बात हमने कर ली। जो तीसरा फैक्टर है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या है बेटे, तीसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं। सब सेल या फिर ऑर्बिटल, या फिर बेटे इसको बोल देते पेंट्रेशन इफेक्ट। क्या, पेंट्रेशन इफेक्ट। बेटे ऑर्बिटल्स के बारे में सबको पता है, sp-d-f ऑर्बिटल्स होती हैं। s ऑर्बिटल बेटे न्यूक्लियस के पास होती है, s ऑर्बिटल क्या होती है बेटे, न्यूक्लियस के पास होती है। p ऑर्बिटल बेटे थोड़ी दूर होती, d और दूर होती, f और दूर होती, फैली हुई होती है बिल्कुल। बोलो बेटे ये साइज, ये ऑर्डर होता है बेटे। अब बेटे ध्यान देना, ये बेटे मैं लिख दूं ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। बेटे सबसे ज्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी जाएगी, सर एस से इलेक्ट्रॉन को निकालना तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटे एस न्यूक्लियस के पास है। एफ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, बहुत कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटे एफ बहुत दूर है, इससे न्यूक्लियस से। बोलो बात समझ में आई। तो बेटे सबसे ज्यादा एनर्जी एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी जाएगी, और सबसे कम किस में से, एफ ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने में। क्लियर है बात, जल्दी से बेटे नोट कर लो इसको। हो गया बेटे नोट, क्लियर है बात। चलो बेटे एग्जांपल मैं बोल देता हूं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। बेटे आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 3s1, एक आपके पास 3p6 दिया है और 3d7 दिया है, ठीक है बेटे। तो बेटे किस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले में से। बोलो बेटे, भाई एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है तो बेटे यहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और सबसे कम किसी में बेटे, डी में, क्योंकि डी दूर है। समझ में आई बेटे बात, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब बेटे चौथा जो फैक्टर है जिस पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है, ये भी बेटे बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये हो गया ना नोट सबका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चौथा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान देना बेटे बात पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटे, ठीक है। बेटे आपको पता है, पहले भी बात की हमने, हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं। कौन बोला, क्या बोला मैंने, हाफ फील्ड या फिर
फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटे, क्या होती हैं, वो होती हैं मोस्ट स्टेबल। क्या बेटे, मोस्ट स्टेबल। सारी और ऑर्बिटल से सबसे ज्यादा स्टेबल होती है हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड। हाफ फील्ड बेटे जैसे एस में बेटे कितना, दो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एस ऑर्बिटल में, तो 1 है तो बेटे हाफ फील्ड है। पी में बेटे कितने हो सकते हैं, 6, तो बेटे हाफ फील्ड कब होगी, जब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और डी में बेटे 10 होते हैं तो कितनी में हाफ फील्ड होगी, 5 में। और फुली फील्ड बेटे S2 P6 होगा ना, हाँ, डी कितना होगा, 10 होगा। बोलो बेटे, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बेटे स्टेबिलिटी ज्यादा का मतलब क्या होगा, ये स्टेबल है, अब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा। बोलो बेटे, बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है सबको, ठीक है। तो बेटे इन ऑर्बिटल से लिख लेना सभी कि हाफ फील्ड और ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन is very difficult, or in other words we can say that ionization energy in these cases will be more than other cases। क्लियर है बेटे बात, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। चलो बेटे अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कर लेते बेटे इस पे। मैंने बोला बेटे क्वेश्चन क्या है, मैंने बोला कंपेयर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्या बोला बेटे, आयनाइजेशन एनर्जी की कंपैरिजन करनी है, दोनों आयनाइजेशन एनर्जी की, किसकी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की। तो बेटे चलो बात करते हैं ऑक्सीजन। बेटे यहां पे आपने एनर्जी दी IE1, किसको, ऑक्सीजन को। तो बेटे क्या हुआ, O+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। बोलो बात समझ में आई, ठीक है बेटे। ध्यान देना बात पे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p, बोलो कितना, 4, 2p कितना बेटे, 4। क्लियर है। नाइट्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, ध्यान देना बेटे, आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी, उसको भी N+ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। अब बेटे कुछ लोगों को फील आ गया होगा, हाँ सर आ गया, अभी बताया था आपने। बेटे यहां जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे निकलेगा, 2p ऑर्बिटल से निकलेगा। और 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन से, 4, ना तो वो फुली फील्ड है ना हाफ फील्ड है। जबकि बेटे यहां पे इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल से निकलेगा और 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन वाली p ऑर्बिटल को हम हाफ फील्ड ऑर्बिटल बोल सकते हैं, बोल देते हैं बेटे, ठीक है। तो बेटे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है इससे, अभी तो बात की बेटे हमने, ये ज्यादा स्टेबल है। तो बेटे यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो होगी किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, वो ज्यादा होगी बेटे, आयनाइजेशन एनर्जी 1 फॉर ऑक्सीजन। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है बेटे। अब बेटे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था आपने, अब बेटे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये प्लस इलेक्ट्रॉन यहां लिख देता। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बेटे IE2 देनी पड़ेगी आपको। अब बेटे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 8 एटॉमिक नंबर था, 8 इलेक्ट्रॉन तो एक निकल गया, तो कितने रह गए बेटे, 7। तो बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी अब, 1s2 2s2 2p3 होगी या नहीं होगी, बोलो, ठीक है सर। अब यहां भी बेटे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें से, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 देनी पड़ेगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2। बेटे ध्यान देना बात पे, 7 थे, एक निकल गया, 6 रह गए। तो p में कितना बेटे, कितने थे, 7 थे ना, 6 रह गए। अब तो p में 2p में कितना बेटे, 2। क्लियर है सबको। अब बेटे ये हाफ फील्ड बन चुकी है, ये क्या बन चुकी है, हाफ फील्ड, क्योंकि यहां पे बेटे p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटे कहां से कौन ज्यादा स्टेबल होगी, ये वाली ऊपर वाली ऑक्सीजन के केस में O+ वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होगी इस वाली से। तो बेटे IE2 जो होगा, यहां पे बेटे +2 बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सेम N+2 बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन
निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन वहां निकला था, एक इलेक्ट्रॉन यहां निकला है। तो बेटे यहां पे कौन सी ज्यादा होगी, बोलो। IE2 जो है ऑक्सीजन के लिए वो ज्यादा एनर्जी है बेटे, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। किससे? नाइट्रोजन वाली IE2 से। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? यहां बेटे पहली आयनेशन एनर्जी नाइट्रोजन के लिए ज्यादा थी, जबकि दूसरी किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। रीजन क्या था बेटे? स्टेबिलिटी बेटे, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी के कारण। क्लियर है बेटे बात? कोई दिक्कत यहां तक? चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? नोट हो गया? जल्दी से नोट करो बेटे, आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी करो बेटे नोट इसको। बेटे समय हो गया है। इसके बाद जो है, जो वेरिएशंस, एक चीज और रहती है बेटे अब इसमें, वेरिएशंस, एक्सेप्शन वगैरह सब बात करेंगे। मतलब डाउन द ग्रुप या अलोंग द पीरियड जो होगा, वेरिएशन जो होगा आयनेशन एनर्जी का, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज बेटे समय हो गया, तो आज के लिए इतना बहुत है। तो बेटे अगली क्लास में भी हम आयनेशन एनर्जी को ही डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को बेटे अच्छे से दोनों लेक्चर, 2 लेक्चर हुए हैं, ठीक है। वैसे 3 लेक्चर हो चुके हैं। पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर, मेंडली क्या बोलते हैं, मेंडली पीरियोडिक टेबल से पहले हिस्टोरिकल फैक्ट था, वो देखने की जरूरत नहीं है। तो हमने बेटे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 3 लेक्चर हमने अभी तक कवर किए हैं बेटे, 3 लेक्चर अपने हुए हैं। तो पहला लेक्चर देखने की जरूरत नहीं बेटे, इससे पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, एटॉमिक रेडियस पे जो है, ठीक है बेटे। और दूसरा जो है ये आयनेशन एनर्जी वाला। बेटे अगली क्लास में आने से पहले ये 2 लेक्चर, ये वाला और इससे पिछली क्लास वाला, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर ये 3 होगा, दोनों देख के आना बहुत जरूरी है। क्लियर है बेटे? तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।